चलिए, चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। निम्नलिखित कथन पर फिर से विचार करते हैं, कौन सा सत्य है? पादप एवं जीवों के लिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी होता है। सही है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी होता है। पादपों एवं जंतुओं के जनन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली संकरण विधि से केवल वांछित जीन का एक ही समावेश होता है। नहीं, एक ही समावेश नहीं होता, अलग अलग होता है सब में। पराशरण संस्करण की विधियों जो पौधे एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी हैं, इसके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश एवं गुण हो जाता है। उपयुक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकी में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरीकरण का उपयोग कर पुनर्योजन डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन, पुनर्योजन डीएनए तकनीकी के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम, रिडक्शन एंजाइम। अगला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? प्लाज्मिड का। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग? प्लाज्मिड का। अगला है, पुनर्योजक डीएनए तकनीकी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पौधों के विभिन्न प्रजातियों में, जंतुओं के पौधों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में ये होता है। तीनों इसके संबंध में राइट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ है? न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत बायोलिस्टिक या जीन गन का प्रयोग किया जाता है। पौधों की कोशिकाओं में पुनर्योग डीएनए का बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए। पौधों की कोशिकाओं में पुनर्योगज डीएनए का बलपूर्वक प्रवेश कराने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार, इसका हरगोविंद खुराना ने किया था ना? अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए दूसरे बृहत अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप से होना चाहिए। सही है। जीन हिस्टोन प्रोटीन के साथ गुथे हुए डीएनए पर स्थित होता है। जीन जो होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन। सही। अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के संदर्भ में कथन पर विचार करते हैं, कौन सा सही है? ये फसलें सूखे, ठंडे, लवणता एवं ताप के प्रति अधिक सहिष्णुता होती है। इन फसलों की खनिज उपयोग क्षमता अधिक होती है। इन फसलों की कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है। अगला है क्वेश्चन, कपास के कीटरोधी पौधे के आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किया गया है, जो लिया गया है किसमें? जीवाणु से लिया गया है, जीवाणु से। अगला है, गोल्डन चावल का प्रचुरतम होता है किसका? विटामिन ए का गोल्डन चावल में प्रचुरतम होता है। अगला है, बीथूरिनजीएनसी मतलब बीटी जीवाणु अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करता है। यह विषाक्त प्रोटीन बीटी जीवाणु को क्यों नहीं मरता है? विष निष्क्रिय हो जाता है। सिर्फ आंसर है इसका याद रखिएगा, विष निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए नहीं मरता है। अगला, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में नीचे दिए गए विचार करते हैं, कौन सही है? इस प्रौद्योगिकी द्वारा विकास औषधियों का शरीर पर अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।
सही है। इस प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले सारे रोग का उपचार संभव है। सारे रोग का उपचार संभव नहीं है। अगला कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति को इसके नियंत्रण के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। मधुमेह रोग में उपयोग लाया जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सुअरों को मारकर उसके अग्नाशय से प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीवाणुओं द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक विकास के साथ पैदा हुए बच्चे के उपचार हेतु जीन चिकित्सा के अंतर्गत जीन को व्यक्ति के शरीर के किस भाग में प्रविष्ट कराया जाता है? कोशिका और ऊतक में प्रविष्ट कराया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं प्रवेश करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन बायोपायरेसी को परिभाषित करता है? कंपनी या संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उसके संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन प्रतिपूर्ण भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना। बायोपायरेसी याद रखिएगा। अगला चैप्टर है जीव और समष्टियाँ। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव संगठन के कौन से स्तर सम्मिलित होते हैं? जीव, समष्टियाँ, समुदाय, जीवों। पारिस्थितिकी में सारा आ जाएगा जितना दिखता है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन से जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अजैव कारक है? तापमान, जल, प्रकाश, मृदा सभी है। जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। अगला है क्वेश्चन, जीवों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तापमान के व्यापक परास को सहन करता है। यूरीथर्मल। तापमान के थर्मल याद रखिए, तापमान से। तापमान के कम परास को सहन करता है। एस्टेनोथर्मल। लवण की अधिक परास के प्रति सहिष्णुता जीव कौन है? हेलाइंस होता है लवणता के लिए। यूरी हेलाइन जीव। ये सभी मिलान सही हैं। अगला है, जीव का कोई एक ऐसा गुण जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने योग्य बनाता है कहलाता है अनुकूलन। अगला तभी ना कोई जीव बढ़िया से रह पाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण है, मरुस्थलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषी मार्ग विशेष प्रकार के होते हैं जिसके कारण वे अपने रंध्र दिन के समय बंद रखते हैं। मरुस्थलीय पौधे नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तने द्वारा होते हैं। अगला है, परभक्षण के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? परभक्षी पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा स्तर पोषीय स्तरों को स्थानांतरित करते हैं। परभक्षी शिकार समष्टि को नियंत्रण करते हैं। सही है। परभक्षी किसी समुदाय में जातियों की विविधता को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। सभी सही है। घट पर नहीं बुला है क्या? हाँ, वही परभक्षी खाते, दूसरे पर जो भोजन तो करता है, दूसरे प्राणी पर आता है ना। अगला है क्वेश्चन, पाणितंत्र में विभिन्न जातियों की पारस्परिक क्रियाओं के संबंध में नीचे दिए गए सूची को आपस में मिलान कीजिए। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। एक जाति को लाभ एवं दूसरे को हानि होता है तो उसके कहते हैं परजीविता। अपने फायदा के लिए लोग को नुकसान करता है। हाँ, बोलते हैं। जू। हाँ, एक जाति को लाभ होता है वह दूसरे और प्रभावी रहती है, इसको कहते हैं
सर्वभोजिता सहभोजिता कहते हैं इसको, सहभोजिता। दोनों जातियों को लाभ होता है उसको सहोपकारिता। इसी का एग्जाम्पल राजू जी दे रहे थे रोज। एक जाति को हानि व दूसरे को अप्रभावित रहता है इसको अंतरजातीय परजीविता। एक बार और पढ़िए। अंतरजातीय परजीविता। देखिए, एक जाति को लाभ दूसरे को हानि तो परजीविता। अमरवेल का पौधा हो गया ना, अमरवेल का चूसन पूछा। हाँ, अमरवेल जू भी हो जाता, जू भी हो गया, सही बात है। अपने लिए रहता है, दूसरे का ठीक। और दूसरा, एक जाति को लाभ होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। सहभोजिता। जैसे हवेल के नीचे छोटी छोटी मछली रहती है ना, हाँ, छोटी छोटी मछली वो सब खाती है, उसका वो अप्रभावित होती है, उसको प्रभावित थोड़ा होता है मछली को, लेकिन उसको फायदा हो जाता है। छोटी छोटी मछली को फायदा होता है। वही नहीं बोला, एक को लाभ होता है दूसरे को अप्रभावित, कोई मतलब ही नहीं करता है। तीसरा, दोनों जातियों को लाभ होता है, सहभोजिता, सहकारिता। दोनों को लाभ होगा। घर में बिल्ली चूहा को मार के खा लेता है, हमको पैदा हो जाता है कि साफ हो गया। एक जाति को हानि और दूसरे को अप्रभावित हो, अंतरजातीय परजीविता। चलिए, अगला क्वेश्चन है समझने वाला बात है, सोच समझ के आप लोग ठिका सकते हैं इसका। लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रभावित करने में सक्षम है, वास्तव में यह सजीव सहचर है। इसका कड़ी होता है, कड़ी ये थैलोफाइटा समूह में आते हैं। अगला चैप्टर है पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारी आपस में तथा अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। सही है। किसी पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास करते हैं। दोनों सही है। अगला कथन पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक को परिभाषित करता है, कौन सा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पाइपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई कार्बनिक सामग्री प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई कार्बनिक सामग्री मात्रा को परिभाषित करता है। अगला, किसी भी पारितंत्र में निम्नलिखित में से किनको अपघटक जीव कहते हैं। थोड़ा कुछ होता है। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन। मवेशी मर जाते हैं तो जीवाणु बनाना उसको खपत किया था। निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा सही है। सही बोला। अपरदढ़ पदार्थों में यदि नाइट्रोजन तथा जल विलय जैसे तत्व हो तो अपरदन हो ना, अपरदन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। निम्न ताप एवं अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करता है। ये इसलिए गलत है कि अपघटन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में आवश्यक होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला कथन तो विचार कीजिए, कौन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बिल्कुल सही है। कवक एवं जीवाणु अपरदक खाद्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण घटक है। कवक और जीवाणु सही वाला पढ़े हैं। मरे हुए चीज़ों के सड़े गले चीज़ों को ही खाता है। हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है, इसलिए दो गलत हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र पादप एवं जंतु दोनों की उत्पादन का हो जाता है। जंतु को उत्पादक नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है। 10%। अगला, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सबसे कम होता है। समुद्र का। पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता में सबसे कम समुद्र।
सबसे शांत वाला भी होता है समूह। उल्टा होता है। अगला, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक का होता है। अगला है, पारिस्थितिकी पिरामिड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सत्य वाला पहले पढ़ लेते हैं। निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होता है। निम्न वाला से उच्च से अधिक होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता है। सही है। समुद्र के जैव भरण पिरामिड उल्टा होता है। सही है। समुद्र का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। समुद्र तालाब या खेत का कैसा होता है? सीधा। खेत का सीधा होता है। कृत्रिम रूप से समुद्र का उल्टा। झाँकिएगा तो आपका परछाई कैसा आएगा? पूरा से आएगा ना, किसमें? उल्टा आएगा। उल्टा। खेत में धनिया छोड़ेगा सोला के, मतलब पानी लागल खेत में कहेगा तो उल्टा हो जाएगा। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। किसी भी पाणी तंत्र के कौन हिंदी किसी भी पाणी तंत्र के सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से क्या आंकलित परिवर्तन को क्या आकलित परिवर्तन को कहते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा होता है? समुद्र का। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? अनुक्रमण की प्रक्रिया वहाँ शुरू होती है जहाँ सजीव नहीं होते हैं। अनुक्रमण के दौरान किसी क्षेत्र में कुछ प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का विवरण वनस्पतिकी परिवर्तन पर केंद्रित होता है। सही है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों के भंडारण वायुमंडल में विद्यमान होता है? कार्बन और नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन, पाणी तंत्र में फास्फोरस चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? चट्टानों में फास्फोरस के सबसे बड़े प्राकृतिक भंडार होते हैं। सही है। नीचे, पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा मुक्त किया जाता है? नहीं किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किया जाता है। अगला चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट मे द्वारा दिया गया है। जैव विविधता शब्द किसके द्वारा दिया गया है? समझाया गया था लमार्क के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट मे द्वारा। रॉबर्ट मे। गलत है, गलतियों का याद रख रहे हैं। ये गलत, वही तुमने जे रॉबर्ट में थोड़ी दिया है इसका। द्वारा दिया गया है इसके द्वारा। शब्द सामाजिक में वैश्विक जातीय विविधता का आकलन से संबंधित है, जो है ना रॉबर्ट में जातीय विविधता से संबंधित है। ठीक। इसका शब्द कौन दिया था? विल्सन ने। अगला है आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता जैव विविधता की आधार है। आकलन किया था। आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता के जैव विविधता के आधार है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है IUCN द्वारा विलुप्त जातियों को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? डाटा बुक में रखा जाता है। डाटा। अगला पृथ्वी पर
पर उपस्थित संपूर्ण जंतुओं में सर्वाधिक संख्या किसका है? ठीक है। कीट का। इसमें अर्थोपोडा वाला। अगला है पादपों एवं प्राणियों की अधिकतम विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अमेजन के पहाड़ी, अमेजन वर्षा सुने, अमेजन वन, उसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। अगला पृथ्वी जैव पर विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता अमेजन के वन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? इस क्षेत्र में हिमनद का मतलब ग्लेशियर का अपेक्षाकृत अबाधित रहना, निम्न मौसमीय परिवर्तन, इस क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति, सभी हो जाता है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को। अगला, करोड़ों जातियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? आवासीय क्षति और विखंडन। आवासीय क्षति तथा विखंडन। अगला है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता की क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? आवासीय क्षति का विखंडन, अतिदोहन और सहलुप्तता। सहविलुप्तता। चलिए, विदेशी जातियों का आक्रमण से भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? यहाँ पर जातियाँ समृद्धि बहुत अधिक होती है। नीचे वाला, इन क्षेत्र को जैव विविधता संरक्षण के स्वास्थाने मतलब इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सही है। समझ में करते हैं। ये क्षेत्र केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। नहीं, क्या बोले? इन सिटू आउट सिटू जो बोले हैं, इन सिटू का मतलब जहाँ है वहीं पर बायोडाइवर्सिटी बना दीजिए। आउट सिटू डाइवर्सिटी बना के कोई भी पौधा, क्या बोलते हैं, पौधा चाहे पेड़, जीव जंतु को लाकर रख डाल दीजिए। इन सीटू होता है और एक्स सीटू होता है ना। एक सिटू जो बाहर से लाया जाता है उसको। अगला, निम्नलिखित में से कौन हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में विस्तृत है? चार वो कौन कौन है बोलिए तो? पश्चिमी घाट, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। इसमें चारों है। भारत में कितनी है? 4 गो। पूरी भारत में 4 20 में पूछेगा तो 36 गो, भारत में पूछेगा तो 4 गो, अतिग्रसित पूछेगा तो 8 गो। नहीं, भारत में अतिग्रसित 20 में पूरा 8 गो। 20 में 8 गो है। अतिग्रसित हॉटस्पॉट मतलब पूरा पूर्ण रूप से। अगला, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण के इन सीटू संरक्षण पद्धति के अंतर्गत शामिल है? इन सिटू, ठीक। राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायो रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा, वनस्पति उद्यान नहीं होगा। बाग बगीचा थोड़ा होगा। वनस्पति उद्यान हम लोग बाहरों से लाके लगाते रहते हैं। हाँ, ये तो हो जाता बाहर वाला एक्स2 वाला। अगला, जैव विविधता संरक्षण के है या एक्स2 संरक्षण विधि के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? सही वाला, जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान एवं सफारी जीव सफारी का निर्माण भी इसी के अंतर्गत शामिल है। मतलब जो भी बाहर से लाएंगे। जीव सफारी बिहार के कहाँ से लाया? राजगीर। 16 में स्टार्ट हुआ है। आया सफारी के बाद तो बोल दिए। अगला चैप्टर है पर्यावरण के मुद्दे। लास्ट है ना। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? सही वाला, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित कणिकीय पदार्थ को हटाने का सर्वोत्तम तरीका है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित कणिकीय पदार्थ को हटाने का सर्वोत्तम तरीका है इलेक्ट्रोटिक्स। नीचे वाला गलत है। PM
4.5 आकार के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सब। 2.5 अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कौन सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, जल प्रदूषण निरोध 74, वायु प्रदूषण 1981, वन नीति 1972 1952 वन नीति नहीं, वन नीति नहीं, वन नीति पुराना ही। अगला क्वेश्चन है, डीजल या पेट्रोल के जगह संपृक्त प्राकृतिक गैस को प्रयोग करने का प्रमुख कारण क्या है? वाहनों में सीएनजी के जलने के बाद अवशेष कम बचता है। सही है, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की जा सकती। ये भी सही है, सीएनजी गैस का पेट्रोल डीजल से सस्ता सस्ता होता है, ये भी सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि को शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। प्रस्फुटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? हायसिंथ। और लौक नहीं होता है, जलकुंभी लकवा। देखे हैं ना, देखे हैं से ना निकलो वही होता है ना वहाँ ऑक्सीजन की कमी। हिंदी है ना। क्वेश्चन से, जंगल की आग किस ट्रेन को पाता है? बहुत बढ़िया। पलाश को बताइए तो कहाँ के राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश के। कहाँ है उसको जंगल बुला आतंक को राष्ट्रीय पेश में? ये भी जानता ना। पानी का किसने दोस्तों ये ड्यूटी में पूछा था मेरा। आतंकवाद बोलते हैं, आतंकवादी हमारे बोलते यहाँ हैं। 105 जंगल के आग आग 105 मारे जहाँ रहता हूँ कैसे वाला नहीं देखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन को सही तरीके से परिभाषित करता है? खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तर यानी ट्रॉपिकल लेवल पर अभिभाष पर सांद्रक में वृद्धि है। सही है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि होना। उसको याद रखिएगा, ठीक ना। हाइसिंथ ठीक ना, इंग्लिश शब्द है। हाइसिंथ याद रखिएगा। इसे नहीं मारा जाता, बड़का है ना। बड़का उसको। अगला क्वेश्चन है, किसी भी झील की अधिक उम्र होने के साथ उसमें पोषक तत्वों के बढ़ने से जैव समृद्धि बढ़ती जाती है। यह परिघटना कहलाती है सुपोषण। चलिए अगला क्वेश्चन, झील में शैवाल की अतिशय इंट्रोफिकेशन। अगला क्वेश्चन, झील में शैवाल की अतिशय वृद्धि के कारण अमरनिक मलफेन बनते हैं तथा झील से अरुचिकर गंध निकलने लगती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? जलाशय में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे प्रदूषक की अत्यधिक वृद्धि। जलाशय में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे प्रदूषकों की अत्यधिक वृद्धि हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल के उपयोग से होता है? अतिसार होता है, टाइफाइड होता है, पेचिस, टाइफाइड, पोलियो, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, कोलरा। पीलिया को और किस नाम से जाना जाता है? पेचिस को अतिसार के नाम से जाना जाता है। अगला को जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उपस्थित गैस का उनको प्रतिशत के आधार पर व्यक्त कीजिए। CO2, CH4, CFC। कार्बन डाइऑक्साइड होता है कितना परसेंट? 60%। मीथेन कितना होता है?
20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, नाइट्रोजन ऑक्साइड 6%। ऐसे भी जलवाष्प भी होता है, जलवाष्प सबसे ज़्यादा जलवाष्प पे होता सबसे ज़्यादा जलवाष्प होता है। है। इसलिए 40 कार्बन डाइऑक्साइड अगला परसेंटेज याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा जलवाष्प न होता है। सबसे जलवाष्प होता है। हाँ जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसमें रिलीज करता है तो क्या जलवाष्प कर रहा है, इसमें नहीं करता है। CO2 हो गया वायुमंडल करने के लिए जो होता है उसमें नहीं तो जो क्या कहते हैं, अरे वोल्केनो जो फटता है ना उसमें जलवाष्प होता है। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी में CO2 होता है। ग्रीन हाउस गैस के सर्वाधिक उपग्रस्त हो जाएगा इस 100% पूर गया है। CO2 भागला 60%, CH4 भागला 20%, CFC भागला 14%, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भागला 6%। 6%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। याद रहे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सही। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल दोनों गर्म हो जाते हैं। सही है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी से उत्सर्जित दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित कर पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। सही है। इसको पढ़िए तो ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाती है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता है तो आज पृथ्वी का औसत 15 डिग्री सेल्सियस रहने के बजाय ठंडा होकर -18 डिग्री सेल्सियस। इतना गर्मी नहीं लगता। आज पृथ्वी का औसत 15 डिग्री है ना, नहीं होने के कारण -18 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होता है? 20% जहाँ है मार लीजिए। मैदान है हाँ और पर्वतीय में 67%। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट होता है डॉप्सन। अगला क्वेश्चन, हमारी आँख का कौन सा भाग परावैंगिक बी विकिरण का अवशोषण करता है? कॉर्निया करता है। लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षय के कारण परावैंगिक किरण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर कौन से प्रभाव डालेगी? संजीवों के शरीर डीएनए और प्रोटीन को भंग कर देती है। त्वचा कैंसर बहुत में कौन पड़ता है? परावैंगिक किरण से होने से कौन सा कैंसर रोग होता है? त्वचा कैंसर सजीव के डीएनए और प्रोटीन को भंग कर देगा। ग्रीन हाउस का प्रभाव में वृद्धि करेगा, ये नहीं करता। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेवार है? CFC जो कि रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलता है। आज यहीं पर समाप्त होता है NCERT और SCERT। जय हिंद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। हम लोग इधर भी हैं दोस्तों। इधर भी दिखा दीजिए घुमा के। थोड़ा घुमा दीजिए लोग को भी दिखा दीजिए। ये साइंस का स्टार है दोस्तों, हम लोग इधर बैठे हैं। ध्यान किधर है? साइंस के बॉय